बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सदीक सैयद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब ने एक भारत को बहुत ही दो टोक किस्म का पैगाम दिया है। वो क्या है, क्यों दिया है, वजह क्या बनी है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला वाकई मुनज़्ज़म साजिश थी, बल्कि या फिर ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं। फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस क्यों आए, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से क्यों मिले, और अब ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए कौन सी डिमांड रखी है, और अमेरिका क्या सोच रहा है, और पाकिस्तान क्या करेगा। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये हमारे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है हमारे कौमी सलामती के इदारों की, और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी एक ट्वीट आया। लेकिन मुसद्दका इंफॉर्मेशन यही है जो कि हमारे कौमी सलामती के इदारों ने इकट्ठी की है, आला हुकाम को भी आगाह किया है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो वो करता रहता है, जिसका तिया पांचा हम उनके इन ऑपरेशन से पहले ही कर देते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऑपरेशन संदूर में जो उसको बदतरीन शिकस्त हुई, इबरतनाक शिकस्त हुई, जो उसका मुंह काला हुआ, उसका बदला लेने के लिए मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वो मई में दोबारा पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। लेकिन हमने अपने तमाम हमसाया बरादर ममालिक बशमूल अमेरिका को भी ये बात बावर करा दी है कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की कोई हरकत या एडवेंचर किया तो फिर जवाब पहले से भी 10 गुना ज़्यादा होगा, और फिर कोई हमसे ये न कहे कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ज्यादती कर दी। बहरहाल इससे जो सऊदी अरब है उसको भी आगाह किया गया, और हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि सऊदी अरब ने इंडियन कौमी सलामती के जो मुशीर हैं, जो कि राह के करता धरता भी हैं, यानी कि उनके सरबराह भी एक तरह के, यानी कि सरबराह तो उनका कोई और होता है, लेकिन उसके पीछे ये है, सरप्रस्त कह लें, सरप्रस्त ये है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो इसके अज़ाइम आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। इसी अजीब दोवल को सऊदी अरब ने दो टोक पैगाम दिया है कि इंडिया वालों, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का पंगा मत करना, पाकिस्तान के खिलाफ पंगेबाजी से बाज रहना, और अगर तुमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई पंगेबाजी की, कोई ऑपरेशन किया, कोई हमला किया, तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। फिर ना कहना सानू दस्या नहीं। तो ये चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई स्ट्रेटजिक मुआहदा है, दोनों एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के ज़ामन हैं, तो ये सऊदी अरब ने क्लियर कट मैसेज इंडिया को दिया है। और इतलात ये है कि अमेरिका ने भी ये कहा है इंडिया से कि ये जो तुम अंदरूनी खाता साजिशें कर रहे हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मनसूबाबंदी कर रहे हो, इससे दूर रहना। क्योंकि आजकल अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफें कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर कहा कि पाकिस्तान और इंडिया जंग में 11 जहाज गिराए गए। तो जहाज़ों की तादाद बढ़ाता जा रहा है, 7 से शुरू हुआ था, अब जनाब वो 11 तक जो है वो पहुंच गया है। ये जनाब मैंने कहा कि आपको ये बात बता दें कि इंडिया को दो टोक मैसेज जो है वो सऊदी अरब ने दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला नाकाबिल बर्दाश्त होगा, और फिर जवाब दिया जाएगा तो सऊदी अरब भी उसमें फिर साथ होगा। अब आ जाएं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही हमला क्यों होता है। नंबर 1 सवाल ये है। नंबर 2 सवाल ये है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं, चाहे वो मिड टर्म इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, उस वक्त ये हमला क्यों होता है। नंबर 3, हर हमले में डोनाल्ड ट्रंप क्यों बच जाता है।
ٹھیک ہے جی. اور نمبر 4، جن لوگوں کو جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ اچانک یا تو غائب کر دیے جاتے ہیں یا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ان کے ٹرائل کا کیا بنتا ہے وہ کیوں نہیں بتایا جاتا. اب اس حوالے سے خود انٹرنیشنل میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا تھا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پوری کابینہ محفوظ رہی ہے، کیا یہ واقعی حملہ تھا، کیا فالس فلیگ آپریشن تھا، یا منظم منصوبہ بندی تھی، یا پھر کوئی گیم تھی اور جس میں ایف بی آئی وغیرہ یہ سارے لوگ شامل ہوں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گرتی ہوئی مقبولیت ہے اس کو سہارا دیا جا سکے اور ہمدردی کے ووٹ بھی جو لیے جا سکے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جولائی میں ہونے والے جو مڈ ٹرم انتخابات ہے وہ جیت سکے. یہ باتیں چل رہی ہیں. بہرحال اب اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ جو پکڑا گیا 31 سالہ مجرم، تو وہ کون تھا، اس کے نظریات کیا تھے، کیسے ہوا، یہ وہ سب کچھ وہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن سوال پھر بھی وہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی حملہ آور کا نشانہ کیوں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کیا ویر ہے. اور پھر دوسری ایک جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ہلٹن ہوٹل میں اس سے پہلے 1980 میں صدر ریگن پہ حملہ ہوا تھا، اس میں وہ زخمی ہوئے تھے اور ان کا پریس سیکرٹری اس میں معذور ہو گیا تھا. تو اسی ہلٹن ہوٹل میں دوبارہ یہ حملہ ہوتا ہے تو سیکیورٹی کی ناکامی پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. ایف بی آئی، سی آئی اے، سیکرٹ سروس، پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیز ہیں، کیا اس کی سویپنگ نہیں کی تھی، کیا وہاں پہ ٹھہرے ہوئے مہمانوں کو چیک نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بندہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا. اور پھر حیرت انگیز طور پر اس کے پاس کئی چاقو تھے، اس کے پاس پسٹل تھا، اس کے پاس شاٹ گن تھی، لائسنس تھی، وہ تربیت حاصل کرتا رہا، وہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا. تو کیا یہ ساری چیزیں جو امریکن سیکیورٹی اہلکار تھے ان کو معلوم نہیں تھی؟ کہ ان کی یہ سیکیورٹی کی ناکامی بھی ہے. اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ اتنا بڑا دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے اور ایک حملہ آور آتا ہے، نہ صرف اندر داخل ہوتا ہے بلکہ سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کو گولی بھی مارتا ہے. وہ تو شکر کرے وہ بچ گیا، اور اس کے بعد جناب وہ اندر جا کر فائرنگ کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے. یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے یہ کافی جو ہے وہ سیریس ہے، اور اس کی اگر صحیح انویسٹیگیشن ہو تو پتہ ویسے بھی پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس طرح کے واقعات کی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ صحیح سامنے نہیں آتی. یہ وزیر آباد میں عمران خان پہ حملہ ہوا تھا، آج تک پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات. ایک بندہ پکڑا گیا، وہ لڑکا سا تھا، وہ نشئی چرسی، وہ اس کو پتہ نہیں سزا بھی ہو گئی ہے. لیکن اصل واقعہ کیا تھا؟ کیا وہ عمران خان نے خود کروایا تھا؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ ایک پلان تھا وہ جناب، جس میں اس وقت کے دوست جو عمران خان کے اس وقت کے دوست تھے اس کو ہیرو بنانے کے لیے سارا کچھ کیا. بہرحال یہ چیزیں دنیا بھر میں ہوتی ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب آ جائے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی دورہ پاکستان پر 24 گھنٹوں میں دوبارہ آئے، دوبارہ ہمارے فیلڈ مارشل صدر عاصم منیر سے ملے 2-2.5 گھنٹے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے ماسکو میں ان کی آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہے. عمان میں گئے. اچھا، وہاں پہ اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے. اب ایران نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بھئی ہم جو ایٹمی مرحلہ وار آگے بڑھتے ہیں. یہ انہوں نے پاکستان سے بھی کہا. کچھ تجاویز انہوں نے پاکستان کے ساتھ شیئر کی ہیں. ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے کہ ایران نے کچھ تجاویز پاکستان کے ساتھ شیئر کی. انہوں نے کہا جی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات تو اس وقت خارج از امکان ہے، لیکن جو پاکستان کے ذریعے تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے، جو پاکستان نے ایرانی تجاویز امریکہ کو بھیجی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں کہ آپ جناب پہلے جنگ کا خاتمہ، مکمل طور پر جنگ کا خاتمہ کیا جائے، یعنی کہ مستقل جنگ بندی کا اعلان کیا جائے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس کے اوپر بات کی جائے اور اس کے لیے نئے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بنائے جائے. اس کے اوپر ایران جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. اور اطلاعات یہ ہے، ایرانی میڈیا بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے، عرب میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کی ایک تجویز ہے کہ ایران کا جو دورہ تھا نا عمان کے دورے کے دوران ایران نے یہ تجویز دی ہے کہ آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے، کیونکہ اس کا ایک حصہ جو ہے عمان سے بھی گزرتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کا مشترکہ کنٹرول ایران اور ان کے پاس ہونا چاہیے، عمان اور ایران کے پاس. تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، امریکن اگر اس کے اوپر مان جائے.
अमेरिकन कहते हैं कि नहीं जी, अपना हॉर्मज़ के ऊपर या तो मुकम्मल तौर पर हमारा कंट्रोल हो या ये इंटरनेशनल गुजरगाह हो, किसी का कंट्रोल ना हो, और ईरान या फिर ईरान और अमेरिका दोनों का कंट्रोल हो, और दूसरा इस पेट्रोल टैक्स जो है वो ख़त्म किया जाए। अब ये एक वजह तनाज़ा तो मौजूद है, और ईरान जो है वो एटमी प्रोग्राम के ऊपर बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, जिसकी वजह ईरान के दाखिली मामलात है, दाखिली जो इशूज़ हैं वहाँ पे इख्तलाफात हैं इस मामले के ऊपर। तो वो इख्तलाफ जब तक ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ईरानी जो हुकूमत है, क्योंकि ईरानी हुकूमत और पासदारान इनकलाब के दरमियान भी इस मामले के ऊपर जो है वो डिफरेंसेस मौजूद हैं, और पाकिस्तान की कोशिश है कि ये डिफरेंसेस जो है इनके आपस के भी ख़त्म हो जाए और मसले का कोई हल निकले। उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखी हुई हैं, जारी रखेगा। बहरहाल हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं उनको अप्रिशिएट किया है, हमारे वज़ीर आज़म को अप्रिशिएट किया है। ट्रंप तो करता रहता है, लेकिन ईरानी क़यादत ने भी किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया कि यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अवाम ने जो 10-12 दिन ये जो मुश्किलात मसाइल बर्दाश्त किए हैं रोड्स की बंदिश की वजह से, वो आपके सामने है। बहरहाल अमन के लिए कीमतें अदा करनी पड़ती हैं, और पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हम मसालत की कोशिशें जारी रखेंगे। अब जो ईरान ने तजावीज़ भिजवाई हैं, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अच्छी तजावीज़ हैं और ईरान जब चाहे हमें फ़ोन कर सकता है, लेकिन बात कैसे आगे बढ़ेगी इसका जवाब क्या देता है कि क्या, और ट्रंप ने ये कहा है कि हम एटमी प्रोग्राम पर बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे। हम वो एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान का, ईरान का ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके जो अफजुदा यूरेनियम है उसके ऊपर भी बातचीत करने के लिए रूस में वो मौजूद हैं। अब वो रूस को क्या तजवीज़ देते हैं अब्बास अरागची, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्योंकि पाकिस्तान और ईरान दोनों ये चाहते हैं कि जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाए इस खित्ते के ममालिक को साथ मिलाकर बनाई जाए, खलीजी ममालिक को साथ मिलाकर बनाई जाए। तो और खलीजी ममालिक भी यही चाहते हैं कि हम मिलकर जो है वो चला जाए। इस वजह से तो ईरान ने हमलों के बावजूद कुवैत के वज़ीर खारजा से भी बात की, सऊदी अरब के वज़ीर खारजा से बात की, UAE के नायब सदर से बात की, कतर के वज़ीर खारजा से बात की। तो ये वो ममालिक है जिनके ऊपर ईरान जंग के दौरान हमले भी करता रहा, लेकिन अब वही ईरान जो है वो इनसे बातचीत कर रहा है, और वो ममालिक भी इनसे बातचीत कर रहे हैं। तुर्की और मिस्र जो है वो मुसलसल अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ इस हवाले से जो है वो अल्लाह करे कि बेहतरी के जो आसार हैं वो पैदा हों, और मुश्किलात जो है वो जो ईरानी अवाम की मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो। पाकिस्तान ने अच्छा इक़दाम किया कि ट्रांजिट ट्रेड, यानी कि ईरान को पाकिस्तान के रास्ते, किसी भी कोई मुल्क अगर पाकिस्तान के रास्ते ईरान को तजारत करना चाहता है तो पाकिस्तान ने वो ट्रांजिट ट्रेड जो रेगुलेशंस है उसमें नरमी की है। तो इस हवाले से अच्छी बात है कि सहूलत एक ईरान को मिल गई है कि अगर कोई तीसरा मुल्क पाकिस्तान के रास्ते ईरान में अपनी अशिया भिजवाना चाहता है तो वो पाकिस्तान में वो सहूलत उसमें मददगारी साबित होगी, ताकि वहाँ की मुश्किलात, अवाम की मुश्किलात जो है, खाने पीने की अशिया और अशिया, पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा। ग्वादर की बंदरगाह बड़ी जो है इस वाले से ऑपरेशनल जो है वो हो जाएगी। तो अच्छे की उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।